ये हमारा सीसेट प्रैक्टिस का 5th पार्ट। आप में से बहुत लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमारा वेन डायग्राम वीक है, सिलोगिज्म वीक है, क्यूब्स एंड डाइस वीक है, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है। तो उससे मेरे को आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली मेरे को अगले सेशन में कौन से क्वेश्चंस डालने चाहिए सो दैट आपके वीक एरियाज को मैं एड्रेस कर पाऊँ। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो लोग ऐसे मेंशन करते हैं। उससे ये होता है कि जो आपके फोबिया एरियाज हैं जिनमें आपको डर लगता है, मैं कोशिश करके उनके ज़्यादा क्वेश्चंस डालूंगा, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो ये याद रखिए कि जब भी आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं सीसैट डेली प्रैक्टिस का, उसके नीचे ज़रूर मेंशन करिए कि आपका कौन सा एरिया वीक है या कौन सा एरिया स्ट्रांग हो रहा है वीडियोस देख के, सो दैट मेरे को आइडिया लगता रहे कि ठीक है, अभी क्यूब्स एंड डाइस के सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए हैं या सिलोगिज्म्स के हो गए हैं या नंबर सिस्टम के डालने चाहिए। तो जो एरिया आपका स्ट्रांग होता जा रहा है वो भी मेंशन करिए कि हाँ, वीडियोस देख के अब ये स्ट्रांग हो रहा है, अभी ये वाला वीक रह गया तो आप इस पे क्वेश्चंस कराइए ज़्यादा। उससे मेरे को प्लान करने में काफ़ी हेल्प होगी। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और मेरे से सीधा बात करने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और साथ में धीरे-धीरे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, जिससे आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकें। साथ में दूसरे पॉलिटी आईआर करंट अफेयर्स के जितने भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ, उनका पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करेंगे। राइट, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्यूब इज़ पेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। एक क्यूब है, उसको हमने पेंट करा। कैसे पेंट करा कि उसके दो ऑपोजिट फेसेस जो हैं, दे आर पेंटेड हाफ रेड एंड हाफ ब्लू। ऊपर वाला हिस्सा रेड है और नीचे वाला हिस्सा ब्लू है। ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग टू फेसेस, ऑफ द रिमेनिंग फेसेस, देखिए, दो फेसेस, टोटल 6 फेसेस होते हैं, उसमें से दो फेसेस के ऊपर हमने पेंट करा रेड और ब्लू। ऊपर वाले हाफ में रेड, नीचे वाले हाफ में ब्लू। अब बच गए 4 फेसेस। उसमें कह रहा है उन बचे हुए 4 फेसेस में से दो फेसेस में हमने ग्रीन पेंट कर दिया, दो एडजेसेंट फेसेस में, एडजेसेंट का मतलब होता है आपस में चिपकते हुए फेसेस में, हमने ग्रीन पेंट करा, और बचे हुए फेसेस में, जो एडजेसेंट फेसेस हैं, उनमें वायलेट पेंट करा। उसके बाद जब हमने पूरा पेंट कर दिया, हमने बड़े क्यूब को छोटे छोटे 64 इक्वल क्यूब्स में कट कर दिया। अब वो कह रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमारे को सॉल्व करना है। ये एक बड़ा क्यूब है जिसको हमने छोटे छोटे 64 क्यूब्स में डिवाइड करा है। अब आपको ये पता है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू एन क्यूब। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन वन रो, कि एक रो में कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, एक रो में कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, वो देख के हमारे को समझ आता है कि ओवरऑल छोटे क्यूब्स कितने हैं। हमारे को दिख रहा है एक रो में 4 छोटे क्यूब्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हो गया 64। तो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 है, कि टोटल हमारे पास 64 स्मॉल क्यूब्स हैं, एक रो में 4 क्यूब्स हैं। ठीक है। अब इनको पेंट कैसे करा? सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं कि दो अपोजिट फेसेस में हमने आधा रेड और आधा ब्लू पेंट करा, और ऊपर की तरफ रेड, मतलब कि रेड 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 रेड। ऊपर की तरफ रेड पेंट करा, नीचे की तरफ ब्लू 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 ब्लू। ऊपर की तरफ रेड पेंट करा, नीचे की तरफ ब्लू पेंट करा। यह है आगे की तरफ का। सेम काम हमने पीछे की तरफ करा, जो फेस हमारे को दिख नहीं रहा, क्योंकि उसने बोला है ये काम हमने टू ऑपोजिट फेसेस में करा है, कि ऊपर की तरफ आधा रेड और नीचे की तरफ आधा ब्लू। तो ये हो गया एक सिनारियो। अब वो कह रहा है दो एडजेसेंट फेसेस पे हमने ग्रीन पेंट करा है, मतलब कि दो चिपकते हुए फेसेस पे हमने ग्रीन पेंट करा है। तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहां ग्रीन पेंट करा है सब में, और इसके नीचे जो फेस है, चिपकता हुआ फेस, वहां पे भी सब में ग्रीन पेंट कर दिया। तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जो दो एडजेसेंट फेसेस हैं चिपकते हुए, उनमें ग्रीन पेंट हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कि एक तो ये वाला फेस हो गया, और एक जो नीचे फेस है, जो हमारे को सर दिख नहीं रहा है, वहां पे भी हमने ग्रीन पेंट कर दिया। अब क्या बचा? दो फेस बच गए। देखो, 4 पे तो पेंट हो गया, आगे की तरफ रेड और ब्लू, पीछे की तरफ भी रेड और ब्लू, ये लेफ्ट वाले फेस पे ग्रीन और नीचे भी ग्रीन। तो 4 फेसेस पेंट हो गए, 2 फेसेस रह गए। कह रहा है जो बचे हुए 2 फेसेस उनमें वायलेट पेंट कर दिया।
इधर, और ये वाला जो फेस है जो हमारे को दिख नहीं रहा, उधर भी हमने वायलेट पेंट करा। तो हमारी नेट सिचुएशन क्या बनती है कि रेड और ब्लू हमने ऑपोजिट फेसेस पे पेंट करा, इधर ग्रीन पेंट करा और नीचे भी ग्रीन पेंट करा, ऊपर वायलेट पेंट करा और उस साइड भी वायलेट पेंट करा, इस साइड। तो दो एडजेसेंट फेसेस पे ग्रीन पेंट है, दो एडजेसेंट फेसेस पे वायलेट पेंट है, आगे की तरफ रेड और ब्लू है और पीछे की तरफ भी रेड और ब्लू है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे को थ्री फेसेस पेंटेड देखने होते हैं तो हम कॉर्नर पे देखते हैं, अगर हमारे को टू फेसेस पेंटेड देखने होते हैं तो एज पे देखते हैं, अगर वन फेस पेंटेड देखना होता है तो फेस ऑफ द क्यूब पे देखा जाता है, और जीरो फेस पेंटेड अगर देखना होता है तो वो क्यूब के अंदर देखा जाता है, मतलब कि इनसाइड द क्यूब। इस तरीके से हम ये करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ऑल फोर कलर्स ऑन देम। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके ऊपर हमारे को चारों कलर्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, देखने में ये चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि हम जो क्यूब का डायग्राम देख रहे हैं उसमें ये दिया हुआ है कि मैक्स टू मैक्स क्यूब के तीन फेसेस पेंटेड हो सकते हैं। अगर आप ये कॉर्नर वाला देखो, इधर यहां पे कॉर्नर में क्या पेंटेड है, वायलेट ग्रीन और रेड। यहां पे क्या पेंट है, वायलेट रेड, और इधर पीछे की तरफ वायलेट जो दिख नहीं रहा। नीचे की तरफ क्या पेंट है, ग्रीन ब्लू, और नीचे की तरफ भी ग्रीन जो दिख नहीं रहा, और यहां पे क्या है, ब्लू वायलेट। इधर की तरफ वायलेट है और नीचे की तरफ ग्रीन है। मतलब कि हमारे को कोई भी ऐसा क्यूब नहीं दिखता जहां पे चार फेसेस पेंटेड हो। मैक्सिमम थ्री फेसेस पेंटेड हो सकते हैं। तो हमारा आंसर इधर जीरो हो जाएगा कि ऐसा एक भी क्यूब नहीं है जिसके चार फेसेस पेंटेड हो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस रेड एंड टू फेसेस वायलेट। मतलब कि हमारे को थ्री फेस पेंटेड वाले क्यूब्स देखने हैं, और उन थ्री फेस पेंटेड वालों में से एक फेस रेड होना चाहिए और दो फेसेस वायलेट होने चाहिए। मेरे को ये पता है कि अगर थ्री फेसेस पेंटेड देखना है तो कॉर्नर पे ही मिलेगा, तो चलिए कॉर्नर ही देखते हैं। वायलेट ग्रीन रेड, नहीं, ये कंडीशन वायलेट हो रही है, क्योंकि हमारे को एक पे रेड और दो पे वायलेट चाहिए। यहां पे ग्रीन आ गया, कंडीशन वायलेट हो गई। नीचे देखते हैं, ग्रीन ब्लू, और नीचे की तरफ भी यहां पे ग्रीन होगा, कंडीशन वायलेट हो गई, ब्लू चाहिए ही नहीं। यहां पे भी ब्लू आ रहा है कॉर्नर पे, कंडीशन वायलेट हो गई, चाहिए ही नहीं। ये वाला क्यूब देखते हैं, रेड वायलेट, और इधर की तरफ भी वायलेट है। हाँ, ये हमारे को दिख रहा है कि थोड़ा ठीक है, कि इधर वायलेट है, इधर वायलेट है और इधर रेड है। एक पे रेड और दो पे वायलेट, यही कंडीशन हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है कि एक फेस पे रेड चाहिए और दो फेस पे वायलेट चाहिए। ठीक है, अभी आगे एक ऐसा क्यूब है, एक पीछे भी होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ रेड पेंटेड है और इधर की तरफ वायलेट पेंटेड है। तो आप देखिए, कॉर्नर वाला जो क्यूब है इस पे क्या हो गया, वायलेट वायलेट और रेड। क्योंकि जो रेड और ब्लू आगे की तरफ पेंटेड है वही सेम तरीके से रेड और ब्लू पीछे की तरफ भी पेंटेड है। इस फेस पे वायलेट पेंट है तो इस वाले फेस पे भी वायलेट पेंट है। आपको मैंने बताया एडजेसेंट फेसेस पे वायलेट पेंटेड है। तो हमने देखा कि एक क्यूब आगे ऐसा है और एक क्यूब पीछे ऐसा है जिसमें दो वायलेट और एक रेड दिखता है, मतलब कि आंसर हो गया B2। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव वन फेस ग्रीन एंड वन फेस वायलेट। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनमें एक फेस ग्रीन है और एक फेस वायलेट है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर कहीं पे भी थर्ड फेस की बात नहीं हुई। यहां पर कहीं पे भी थर्ड फेस मेंशन नहीं है। तो चाहे थर्ड फेस पेंटेड हो या अनपेंटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे को सिर्फ फोकस करना है दो फेसेस पे, जिसमें एक पे ग्रीन होना चाहिए और एक पे वायलेट होना चाहिए। तीसरा फेस क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ग्रीन चाहिए एक वायलेट चाहिए। 1 2 3 4, ये हो गए चार ऐसे क्यूब्स जहां पे एक फेस वायलेट है एक फेस ग्रीन है, तीसरा फेस क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर आप इमेजिन करें, तो आपको पता है कि नीचे वाला फेस भी पूरा ग्रीन है और ये राइट वाला फेस वायलेट है।
यही तो हमने करा कि इधर ग्रीन करा लेफ्ट में और नीचे ग्रीन करा, ऊपर वायलेट करा और राइट में वायलेट करा। हमने यहां पे 4 क्यूब्स निकाल लिए इस वाले एज पे, ये यहां पे, जिसमें एक फेस ग्रीन है एक फेस वायलेट है। 4 क्यूब्स ऐसे यहां पे आ गए। ऐसे ही 4 क्यूब्स हमारे को इस वाले बॉर्डर पे भी मिलेंगे जहां पे नीचे ग्रीन और राइट में वायलेट है। ऐसे 4 क्यूब्स हमारे को इधर भी मिलेंगे जहां पे एक फेस पे ग्रीन और एक फेस पे वायलेट है। तो 4 हमारे को इधर ऊपर वाले एज पे मिले, ये वाले एज पे जो मैंने आपको फिगर में दिखाया। अभी 3D फिगर है तो आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, इधर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे 4 क्यूब्स ऐसे और दिखेंगे। तो 4+4 टोटल 8 ऐसे क्यूब्स हैं जहां पे एक फेस ग्रीन होगा और एक फेस वायलेट होगा। तीसरा फेस क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रीन फेसेस आर देयर इन टोटल। वो कह रहा है इस डायग्राम में आपको कितने ग्रीन फेसेस दिखते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, ग्रीन फेसेस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये वाला जो फेस है लेफ्ट हैंड साइड वाला, वहां पे 16 ग्रीन फेसेस हैं। सिमिलरली जो नीचे वाला ग्रीन फेस होगा वहां पे भी 16 ग्रीन फेसेस होंगे। जैसे इधर हमारे को दिख रहा है कि 16 हैं, वैसे नीचे भी 16 होंगे। तो 16 + 16 32 हो गया कि टोटल 32 ग्रीन फेसेस होंगे। वो ये पूछ रहा है कि टोटल आपको कितने ऐसे क्यूब्स की दीवारों पर ग्रीन कलर दिखता है। तो हमारे को दिख रहा है कि ऐसी 32 वॉल्स हैं, 32 ऐसे छोटे क्यूब्स की वॉल्स हैं जहां पे हमारे को ग्रीन कलर दिखता है। तो टोटल 32 जगह पे, 32 फेसेस पे हमारे को ग्रीन कलर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी क्यूब्स विद ग्रीन फेसेस आर देयर इन टोटल। अब वो यहां पे पूछ रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स। ऊपर उसने पूछा था नंबर ऑफ फेसेस। फर्क है दोनों क्वेश्चंस में और आंसर भी अलग होगा। ऊपर इसने पूछा था नंबर ऑफ फेसेस, यहां पे इसने पूछा है नंबर ऑफ क्यूब्स, कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जहां पे हमारे को ग्रीन फेसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, एक क्यूब ये हो गया कॉर्नर वाला, 1 2 3, और ये कॉर्नर वाला 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्यूब्स तो हमारे को दिख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि यहां पे ग्रीन है और यहां पे भी ग्रीन है। ये वाले जो क्यूब्स हैं जहां पे दो फेसेस पेंटेड ग्रीन होंगे, एक ये वाला ग्रीन और एक नीचे ग्रीन, वो सेम क्यूब का पार्ट है। ये वाला ग्रीन और नीचे वाला ग्रीन सेम क्यूब का पार्ट है। ये वाला ग्रीन और नीचे वाला ग्रीन सेम क्यूब का पार्ट है। ये वाला ग्रीन और नीचे वाला ग्रीन सेम क्यूब का पार्ट है। मतलब कि इनको हम 4 काउंट करेंगे। जब हमारे को फेसेस काउंट करने थे, सिर्फ दीवारें काउंट करनी थी, तो हमने इनका नंबर अलग अलग लिया था। अब हमारे को दीवारें काउंट नहीं करनी है, अब हमारे को यहां पे नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। इधर दीवारें काउंट नहीं करनी है, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। और क्योंकि आखिरी वाली रो में ये दोनों सेम क्यूब का पार्ट है, ये नीचे एक ग्रीन नीचे ग्रीन एक क्यूब का पार्ट है, ये ग्रीन नीचे ग्रीन एक क्यूब का पार्ट है, ये ग्रीन नीचे ग्रीन एक क्यूब का पार्ट है, और ये ग्रीन नीचे ग्रीन एक क्यूब का पार्ट है। तो इनको हम 4 काउंट करेंगे ना कि 8। प्लस जो नीचे वाला फेस है उसमें एक रो को छोड़ के, ये वाली जो रो यहां पे कॉमन क्यूब्स आ रहे हैं उसको छोड़ के 12 क्यूब्स एज इट इज हैं। 12 क्यूब्स एज इट इज हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि आपने क्या करा, जो ये वाली रो थी इसको आपने इस वाली रो के साथ काउंट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाली। 3D में थोड़ा इमेजिन करिए कि ये जो सबसे नीचे वाली रो थी आपने इसको 3D वाली रो के साथ काउंट कर लिया। अब आपके पास यहां पे 3 रोज और बचती हैं। आपके पास ये 3 रोज और बचती हैं, ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन, ग्रीन 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 नीचे की तरफ। वो 12 क्यूब्स आपको यहां पे काउंट करने पड़ेंगे। टोटल आपका आंसर आएगा 28।
यहां पे ये वाले जो क्यूब्स हैं इधर वाले जिसमें दो फेसेस पेंटेड ग्रीन है, उनको एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि उसने नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है, नंबर ऑफ फेसेस नहीं पूछा। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे लैंग्वेज के चलते पूरा आंसर चेंज हो गया। ऊपर उसने पूछा नंबर ऑफ फेसेस, यहां पे उसने पूछा नंबर ऑफ क्यूब्स। हाउ मेनी ब्लू फेसेस आर देयर इन टोटल? अब तो ये आसान हो गया हमारे लिए, सिर्फ ब्लू फेसेस काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे की तरफ 8 हैं तो पीछे की तरफ भी 8 होंगे। टोटल 8 + 8 16। तो ये क्यूब से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस थे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, हल्का सा इसमें लॉजिक लगना था। और ये देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। यूजुअली एस्पिरेंट क्या करता है, वो कहता है कि सर मेरे को तो क्यूब्स के सारे शॉर्टकट आते हैं, मैं कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अगर आप इधर देखें तो एक भी शॉर्टकट नहीं लग रहा है, ये सारे क्वेश्चंस बिना शॉर्टकट के होंगे लॉजिक से। राइट, चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आप इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैं 4 पार्ट्स इसमें डाल चुका हूँ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं पूरा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बाकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा एरिया आपका अभी भी वीक है, उसके ऊपर मैं और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है सिलोगिज्म्स का। सम फिल्म्स आर क्लाउड्स। अगेन टेक्निक सेम रहेगी कि हम वेन डायग्राम्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है सम फिल्म्स आर क्लाउड्स, ऑल रैट्स आर क्लाउड्स। देखिए सम फिल्म्स का मतलब होता है कि यहां पे हमने ओवरलैप दिखा दिया कि हाँ कुछ फिल्में जो हैं वो क्लाउड हैं। अब यहां पे कुछ एस्पिरेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये फिल्म हो गया और ये क्लाउड हो गया, ये गलत है। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बनता है कि सारी फिल्म्स जो हैं वो क्लाउड्स हैं, क्योंकि ये फिल्म वाला जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा क्लाउड के अंदर आ रहा है। तो हमारे को वो गलती नहीं करनी है, ये डायग्राम गलत है क्योंकि फिल्म्स जो हैं वो सिर्फ कुछ फिल्म्स जो हैं वो क्लाउड्स हैं, सारी फिल्म्स जो हैं वो क्लाउड्स नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऑल रैट्स आर क्लाउड्स, जितने भी रैट्स हैं वो सब क्लाउड्स हैं। ये हो गया रैट्स कि सारे रैट जो क्लाउड्स हैं, सारे रैट्स। अगर आप ऐसा बनाते कुछ कि ये क्लाउड है, मैं यहाँ पे आपको गलत डायग्राम भी दिखाता जा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है गलत ड्रॉ करें जो पहली बार ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा दिखाते हो तो ये गलत है। इसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ कुछ रैट्स जो हैं क्लाउड्स हैं। क्वेश्चन की कंडीशन है ऑल रैट्स आर क्लाउड्स, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक और पॉसिबल गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि रैट्स और क्लाउड्स कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये गलत है। यहां पे आ रहा है कि सिर्फ कुछ रैट जो है क्लाउड हैं, बाकी जो रैट्स हैं वो क्लाउड्स नहीं है। ये डायग्राम भी गलत है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी। ऑल रैट्स आर क्लाउड ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे मैं यहां पे इस डायग्राम में बना रहा हूं। सम क्लाउड्स आर चेयर्स, कुछ क्लाउड्स जो हैं वो चेयर हैं। अब देखिए यहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। आगे जैसे हम कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ेंगे और अलग अलग स्टेटमेंट्स देखेंगे तो मैं और पॉसिबिलिटीज बना के चेक करूंगा कि वो पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती। राइट, तो पहला कंक्लूजन है नो फिल्म इज चेयर। एक भी फिल्म चेयर नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये चेयर वाला गोला मैंने यहां की बजाय ऐसे बनाया होता तो मेरे को दिख रहा है कि कुछ फिल्म यहां पे चेयर हो जाती। क्यों? क्योंकि चेयर की कंडीशन क्या है, सम क्लाउड्स आर चेयर। तो देखिए सम क्लाउड्स आर चेयर। अभी एक पॉसिबल डायग्राम ये बन सकता है कि चेयर और फिल्म का जो वेन डायग्राम है वो आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो यहां पे मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखती है जहां पे सम फिल्म्स आर चेयर्स, ये पॉसिबल है। इस वजह से सेकंड फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। नो फिल्म इज चेयर ऐसा नहीं है। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ फिल्म्स चेयर हो सकती हैं, इसलिए पहली कंक्लूजन गलत है। अब अगर पहला कंक्लूजन गलत है तो हम ए ऑप्शन को काट देंगे। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप कंक्लूजन्स को टेस्ट करते रहो, उस कंक्लूजन से जुड़े ऑप्शन को साथ के साथ एलिमिनेट करते रहो, जिससे आपका बर्डन जो है वो कम होता रहे कि अभी ठीक है मेरे को कम ही ऑप्शंस देखने हैं अब। ठीक है। सेकंड, सम रैट्स आर फिल्म्स। अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी देखें जो हमने यहां पे ड्रॉ करी हुई है, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि एक भी रैट फिल्म नहीं है।
वो कह रहा है 100% कुछ चूहे तो फिल्म है। इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करोगे आप अपने दिमाग में कि 100% कुछ ऐसे चूहे हैं जो फिल्म्स हैं। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे चूहे हैं जो फिल्म्स हैं, लेकिन मेरे पास एक केस है यहाँ पे जहाँ पे एक भी रैट जो है वो फिल्म नहीं है। हो भी सकता है कि फ़िल्म का गोला ऐसे बनाया जाता, अगर फ़िल्म का गोला ऐसे बनाया जाता तो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन हम निश्चितता से 100% ट्रू होके, 100% श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि कुछ चूहे जो हैं फ़िल्म में, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी के अंदर एक भी चूहा जो है वो फ़िल्म नहीं है। तो सेकंड कंक्लूजन भी गलत है। सम क्लाउड्स आर रैट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जो रैट वाला गोला है, ये क्लाउड्स के अंदर ही बनेगा। ये रैट वाला गोला क्लाउड्स के अंदर ही बनेगा। मतलब कि ये बात 100% ट्रू है दैट सम क्लाउड्स आर रैट्स। दिस इज 100% ट्रू। आप देखिए कि ये रैट वाला जो गोला है, ये हमेशा क्लाउड्स के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑल रैट्स आर क्लाउड्स। तो ऐसे में 100% कुछ क्लाउड्स जो हैं वो रैट्स हैं। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है क्लाउड्स और रैट्स के बीच में। सम चेयर्स आर रैट्स, अब ज़रूरी नहीं है। आप देखिए कि ये वाली पॉसिबिलिटी में, ये वाली पॉसिबिलिटी में हमारे को दिख रहा है कि एक भी रैट जो है वो चेयर नहीं है, या एक भी चेयर रैट नहीं है। हाँ, अगर चेयर ऐसे बनाते तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हम निश्चितता से नहीं बोल सकते कि कुछ चेयर्स पक्का से रैट होंगी, क्योंकि इस अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे एक भी चेयर जो है वो रैट नहीं है। यहाँ पे एक भी चेयर जो है रैट नहीं है। ये वाले स्टेटमेंट तभी ट्रू माने आते हैं जब आप निश्चितता से बोल पाओ कि सारे केसेस में ही, फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, सम क्लाउड्स आर रैट, आप कोई सा भी पॉसिबल केस बना लो, ये जो रैट वाला गोला है ये क्लाउड वाले गोले के अंदर ही रहेगा। आप कितने भी इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस बना लो, तब भी ये रैट वाला गोला क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से क्लाउड्स के अंदर ही रहेगा। इसलिए मैं निश्चित हूं, मैं श्योर हूं कि सम क्लाउड्स आर रैट्स। लेकिन बाकी ऑप्शंस में मेरे पास ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे उन स्टेटमेंट्स का वायलेशन मेरे को देखने को मिलता है कि ये यहां पे चेयर और रैट का ओवरलैप नहीं हो रहा, ये फोर्थ स्टेटमेंट का वायलेशन है। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ गलत है। आइदर 2 और 4 आर करेक्ट, गलत। नन ऑफ द अबव कंक्लूजन इज करेक्ट, नहीं, मेरे को दिख रहा है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत। नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहां पे सी और डी ऑप्शन में एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा सर ने नींद में क्वेश्चन बनाया है। देखिए नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट का मतलब है कि 1 2 3 4 चारों गलत हैं। नन ऑफ द अबव का मतलब है कि ऊपर दिए गए तीन ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। हमारा आंसर होगा ऊपर दिए गए तीन ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि कंक्लूजन 3 जो है वो ट्रू है, 1 2 और 4 जो है वो फॉल्स हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। अब आते हैं पैराग्राफिक क्वेश्चन पे। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन का। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शंस को एक बार हम डिस्कस करते हैं। पढ़ लिया पैराग्राफ? आइए इसे रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A comprehensive analysis of phosphorus utilization efficiency, a key metric of measuring the ratio of phosphorus absorbed by crops to that lost in the environment pollution. phosphorus utilization efficiency का मतलब है कि अगर आप phosphorus crops में डाल रहे हो तो कितना phosphorus absorb हो रहा है crops द्वारा और कितना environment में loss हो रहा है, ये हमारे को बताता है utilization efficiency. It reveals that excessive use of phosphorus based fertilizers can lead to contamination. अगर हम जरूरत से ज्यादा phosphorus based fertilizers का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जमीन का कंटेमिनेशन होता है, पर्टिकुलरली पानी का और एटमॉस्फेयर का। आज की तारीख में दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी का, वो अराउंड 0.3% है। मतलब कि 30% फॉस्फोरस जो है वो क्रॉप्स द्वारा यूज किया जा रहा है और बचा हुआ 70% जो है वो एनवायरमेंट में खो जा रहा है। More than half of the world's population relies on food cultivated with fertilizers containing synthetic phosphorus, essential for achieving high crop yield. High crop yield के लिए हम phosphorus based fertilizers जो उनका काफी ज्यादा यूज करते हैं। As crops absorb the necessary phosphorus, जितना जरूरी है उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सरप्लस जो है फिर सॉइल पानी हवा में चले आता है। इसकी वजह से पोल्यूटेंट्स एमिशंस और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी हो रहा है। अब वो कह रहे हैं पैराग्राफ पढ़ने के बाद इन चारों में से आपको कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट लगता है? अर्जेंट सेसेशन ऑफ सिंथेटिक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स इज पिवटल फॉर शील्डिंग इकोसिस्टम। सेसेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, कि फॉस्फोरस के यूज को एकदम ही खत्म कर दो, तभी हम इकोसिस्टम को बचा पाएंगे। इस पैराग्राफ में ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही कि फॉस्फोरस का यूज खत्म कर दिया जाए। वो हमारे को उसके दुष्प्रभाव के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है कि हम जितनी जरूरी है उससे ज्यादा फॉस्फोरस मिट्टी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल पॉल्यूशन फैल रहा है।
Implementation of genetically engineered crops requiring less phosphorus may serve as the ultimate panacea for addressing food production and ecological concerns. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में इसने कहीं बात नहीं करी और इसने ये नहीं बोला कि हमारे को ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम चाहिए. A total shift to time honored non synthetic fertilizers in agriculture in the solitary strategy to counter environmental harm irrespective of the consequences of the crop yield. कह रहा है कि आप फर्टिलाइजर यूज करना बंद कर दो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दो, जिससे कि आपकी क्रॉप यील्ड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता लेकिन पोल्यूशन कम हो. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ. Attaining a balance between phosphorus efficiency, avant-garde technologies, and ecological conscious farming is indispensable to navigate the intersection of food security and environmental preservation. एकदम सही है. बैलेंस बनाना है. वो यहाँ पे वेस्टेज की बात कर रहा है. कह रहा है आप जितना डाल रहे हो उतने की जरूरत ही नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही डालो. आंसर होगा इसका डी. रुकेंगे यहाँ पे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए.